नहीं है, हम उसको फोन पे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो मैम आप हमारी आवाज़ सुन रही हैं? आवाज़ आता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये वक्तव्य में आप करूँ तब तक कि आते हैं तब तक कि मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। आपको आपका अच्छा टॉपिक दिया है, क्योंकि आज की जनरेशन बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आज की जनरेशन भारतीय सभ्यता क्या है, शायद पेरेंट्स भी ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपनी बड़ा नुकसान है हमारे भारत के। हम जा रहे हैं और भाषा सभ्यता को अपना रहे हैं। पेरेंट्स का जरिया जैसे बच्चों को बाहर हमारे भारत शायद कॉलेज खत्म हम अपने बच्चों को सर प्लीज़ ज्वाइन करिए। हमारा बच्चा लौट जाएगा और उसमें अपना शांत हमारा तो बड़ा अच्छा होता है कि हमने भारत जा रहा है कहीं ना कहीं से हमारे अपनी जगह पर रहकर पब्लिक नहीं पा रहे हैं या फिर हम अपनी देश के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, तो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे बच्चों को समझाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है जानकारी और ध्यान चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, हमारे घरेलू जिम्मेवारी हमारी सारी या तो का उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। शादी ब्याह का सीजन चलता है या फिर अभी ऐसे घरेलू को खत्म हो गई घरेलू की रहती है हमारे बच्चे को बकायदा हम घर लेकर आते हैं हमारे यहाँ बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है कि हमें सुनाना है, बहुत आवश्यकता है कि हमारे पेरेंट्स हम लोग सबको जोड़ के रखने वाली करके रखने शायद बात नहीं थी। विकास जीवन की बड़ी संस्कृति हमारे यहाँ है, जिला देखने की हमारी आपके पास वो है जो भारत में है, जो बात है और एक बात तो बिल्कुल साहब मानते होंगे कि रेडी हो यात्रा से बाहर से सर ऑनलाइन आइए, हमारा वेबिनार स्टार्ट हो गया। बहुत अपने बच्चों में वो बताएंगे कि सब पूरी दुनिया होती है बना रहे हैं अभी और शाम के तिरंगा लहरा ऐसा होना चाहिए। और जो तिरंगा हमने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में मनाया है, मैं चाहता हूँ वो हमारी सभ्यता से भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाए और ये दिखा दी। लेकिन सभ्यता तब चलेगी जब वो भारतीय बनी, अगर वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाती है सभ्यता का जो चीज होता है, अगर वो हमारा विलय हो जाता है सभ्यता में, तो निश्चित से हमारी जो अपनी पहचान है वो शायद मिट जाएगी, शायद हम कायम नहीं कर पाएंगे। मुझे तो काफी इतना होता है कि सभ्यता और संस्कृति जो शिष्टाचार है ये सब है एक ही को, लेकिन तमाम सारे जो भ्रष्टाचार है, तमाम सारे जो हम नीचे की ओर जा रहे हैं उसका केवल एक कारण है कि हमारी जो नैतिकता है उसका कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। हमारी सभ्यता में हर तरह की व्यवस्था परिवार जन्म से लेके और मृत्यु पर आज 13वीं तक का संस्कार उसके बाद ही आप मृत्यु पर लेके तो मेरे ख्याल से
पक्ष में भी वो संस्कार है। ये संस्कार Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. संस्कृति बच्चों को समझानी चाहिए और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से अपने माता पिता का आदर करते हैं, अपने गुरुओं का करते हैं, और जो विभिन्न हमारी संस्कृति है, हमारे त्योहार है, हमारे जो पूजा होती है, भगवान क्या करते हैं, तो इन सब की हमको अपनी परंपराओं को बनाए रखना चाहिए और अपने देश की पहचान रखना चाहिए। और लेकिन गंभीर बात यह है कि आजकल ये जो पाश्चात्य संस्कृति को हमारे युवा वर्ग अपना रहा है, ये एक प्रकार का संकेत है कि हमें जागरूक होना चाहिए और उनको हमें भारतीय संस्कृति के गुणों के बारे में बताना चाहिए। जैसा कि अभी किसी ने भी कहा कि भारतीय संस्कृति जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही लाभदायक है। प्रकृति की ओर से भी देखा जाए तो विभिन्न पहलुओं से देखा जाए तो भारतीय संस्कृति हमारी एक अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाए रखी है और इस पहचान को हमें बनाए रखना है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो भी विद्वानगण हैं वो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे और भारतीय संस्कृति के बारे में बताएंगे और मुख्य तौर से इस पर प्रकाश जरूर डालेंगे कि ये जो हमारी संस्कृति है ये विलुप्त न हो जाए। इसके लिए हमें माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक जनमानस के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हम इसकी कैसे रक्षा कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को, अपने युवा वर्ग को समझा सकते हैं कि हम अपनी संस्कृति को हमेशा निरंतर कायम रखें। मैं आशा करता हूँ कि आज का जो भी ये यहाँ पर चर्चा होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और हम समाज को एक नई दिशा या मार्गदर्शन करेंगे। आपका माइक ऑफ है। सॉरी, गांधी जी ने कहा है कि जहाँ पे गलतियां करने की गुंजाइश ना हो ऐसी आजादी का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं इस आजादी का प्रयोग कर लेता हूँ। माइक का ऑन करना भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ सबसे। सर, मैं एक आपकी बात इतनी तन्मयता से सुन रहा था, तो एक बात दिमाग में आती है, जैसा कि आपने मुझे बताया भी है, शैक्षिक प्रदूषण, शिक्षा प्रदूषण जिसको आप कहते हैं, क्या उसका भी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर जो विलुप्त हो रहा है, जो संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, उसका कोई असर पड़ रहा है सर? नहीं, आपने ये विषय बहुत ही गंभीर है, शिक्षा प्रदूषण मैं कहता हूँ। और ये इसलिए कहता हूँ कि देखिए, हम वास्तव में शिक्षा का जो मूल अर्थ है वो भूल गए, भटक गए। आज शिक्षा को हम सीधे सीधे रोजगार से जोड़ते हैं कि ये शिक्षा प्राप्त कर लोगे तो ये रोजगार मिलेगा, ये पढ़ लोगे तो इतने अच्छे, ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छा मिलेगा। लेकिन तो वास्तव में शिक्षा का जो मूल अर्थ है वो है एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा मानव बनना। आप कितने भी ऊंचे पद पर चले जाइए, लेकिन आप अगर अच्छे इंसान नहीं, अच्छे मानव नहीं है तो देश का कोई बड़ा नहीं। इसलिए वास्तव में हम शिक्षक गण, ये भी एक बहुत ही विचार वाला प्रश्न है कि हम शिक्षक गण किसको कहते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो आपको स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जो पढ़ाए वो शिक्षक है। कोई भी व्यक्ति जो आपको मार्गदर्शन करता है, जिसके ही सुझाव से, जिसके ही ज्ञान से आप उत्प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, वही शिक्षक कहलाता है। तो शिक्षक का वास्तव अर्थ यही है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे मनुष्य बनाए, लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं जाता। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ सभी, मैं समझता हूँ विद्वान पढ़े हैं, यहाँ पढ़े अपने बारे में कह सकता हूँ कि हमने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी तो हमको कोई भी ऐसा
मॉरल साइंस विषय नहीं था हमारे पास। साधारण विषय जो पढ़ते थे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत जो भी पढ़ते थे, लेकिन मॉरल साइंस विषय नहीं था। लेकिन आज को मॉरल साइंस का विषय भी पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप स्वयं महसूस करते होंगे कि बिना किताबी ज्ञान से हमारा मॉरल आज भी उनसे किताबी ज्ञान से मिलता है, कहीं ज्यादा है। इसका जो वास्तविकता है कि हमारे माँ बाप ने हमको एक अच्छे संस्कार दिए, शुरू से ही हमको भारतीय परंपरा के बारे में बताया, माता पिता का आदर, गुरुओं का आदर, अपने जितने भी संस्कृति है उसको कैसे अपनाया जाता है ये बताया। और इस प्रकार से हमारे स्वयं को ये एक सीख मिली बचपन से। तो शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम आज बात कर रहे हैं कि विलुप्तता क्यों आ रही है। विलुप्तता आने का मुख्य कारण यही हो सकता है कि हमने अपने युवाओं को अच्छा ज्ञान नहीं दिया, अच्छी शिक्षा नहीं, हम उनको शिक्षित नहीं कर पाए। आज एक बहुत ही अलग और समान विषय है, एक शिक्षित होना और एक साक्षर होना। दोनों बिल्कुल अलग है, एक एजुकेशन और एक लिटरेसी। आज का जो युवा है वो हमारे से कहीं ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि हमारे समय में तो गूगल था नहीं, सर्च गूगल थी नहीं, इतने प्रकार के कंप्यूटर नहीं थे। हमने जो कुछ सीखा वो अपने माता पिता से या गुरु से या अपने किताबों से, और उसके अलावा नहीं सीखा। आजकल तो इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोजन है कि हमारा जो युवा है, मैं समझता हूँ हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है। जिसको हम कहते हैं लिटरेट है, साक्षरता बहुत है, लिटरेट बहुत है। लेकिन जब इस प्रकार की भाषा होती है, इस प्रकार के उपद्रव होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, विशेष तौर से समाज में हम देखते हैं, विद्यार्थियों को नहीं, युवाओं को नहीं, अब तो बहुत से अगर राजनीतिक नेताओं को भी बात की जाए तो जिस प्रकार से राजनीतिक भाषण होते हैं और भाषा का प्रयोग होता है, तो उसको देख के यही लगता है कि ये ज्ञानी तो है लेकिन शिक्षित नहीं। शिक्षा का तो मूल अर्थ ये है अच्छे इंसान, अच्छे मानव बनना। यदि आप अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे मानव नहीं है, इसका मतलब आपको शिक्षकों ने उनको ठीक से शिक्षित नहीं किया। और क्यों नहीं शिक्षित किया? क्योंकि शायद वर्तमान में जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है वही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से यदि अगर अच्छा शिक्षक होगा तो वास्तव में उसको शिक्षा का वास्तविक अर्थ मालूम होगा और वो शिक्षा को एक इस रूप में पढ़ाएगा कि रोजगार उन्नति वाले कार्य तो हो, लेकिन साथ में जो बेसिक चीज है वो अच्छे इंसान बनने की भी कोशिश होनी चाहिए। तो ये इसीलिए है कि हम अपने युवाओं को शिक्षित नहीं कर पा रहे शायद, इसलिए शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए मैं कहता हूँ शिक्षा प्रदूषण हो गया। स्कूल कॉलेज में इसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमारी शिक्षा अच्छी है, अगर हमें अच्छे शिक्षक हैं, हम तब वास्तव में हम अपने युवाओं को एक अच्छी शिक्षा देंगे और उस अच्छी शिक्षा में यही सम्मिलित है हमारी भारतीय संस्कृति को बताएं, हमारे देश की पहचान को बताएं, तभी जाके हमारा देश समृद्धिशाली हो। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली और हम लोग भी आशा कर रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। और जैसा आपने कहा कि अभी ये एक लंबा विषय है और जितना शिक्षा प्रदूषण या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन सोशल विषय फाउंडेशन ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा और फिर आपसे इस विषय पे बात करेगा। अभी एक प्रश्न मेरे दिमाग में और भी है, वो मैं इसी सेशन में कभी और कर लूंगा आपसे कि भारतीय सभ्यता तो नो डाउट बहुत अच्छी है ही, लेकिन आप क्योंकि विदेश अभी घूम के आए हैं और आपने दर्जनों बार विदेश की यात्रा की है, तो क्या अंतर पाते हैं यहाँ और वहाँ से? आप चाहें तो अभी इस विषय पे बात कर सकते हैं या इसी सेशन में कभी और बात। जी देखिए, भारतीय सभ्यता की और भारतीय संस्कृति की बात, एक बात मैंने अच्छी पाई, जब हम विदेश जाते हैं तो हमारे अंदर भारतीय सभ्यता और संस्कृति कुछ ज्यादा ही जागृत हो जाती है और इसलिए, लेकिन असल में जो मुख्य बात ये है कि मैंने पाया, जो अंतर पाया वो ये पाया कि डिसिप्लिन की बात होती है।
डिसिप्लिन जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें देखिए नियम कानून और एक डिसिप्लिन है, और ये नियम कानून और जो डिसिप्लिन है वो हमेशा स्कूल से भी बहुत सिखाया जाता है। और अमेरिका ऐसे देश में तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान है और उसकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक अपशब्द भी नहीं कह सकता। और इसीलिए जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हम सभी भारतीय हैं, तो हम अपने स्कूल के बच्चे को कोई अगर मोटा है, कोई पतला है, या किसी का रंग में कुछ है, कोई भी किसी को कुछ नहीं बोल सकता, छेड़ नहीं सकता। इस प्रकार की जो कल्चर है ये हमारे देश में अभी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, और हम चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता, जो कि हमारी सभ्यता जो है वो इतने अच्छी सभ्यता है, इतनी अच्छी संस्कृति है जो कि विदेश में नहीं पाई जाती, जो कि सबसे अच्छी जो हमारी सभ्यता थी विदेश में जो नहीं होती वो थी पूरे परिवार का एकजुट होना। भारतवर्ष में सब परिवार एक दूसरे से आपस में प्रेम रखते हैं, जुट के रहते हैं, जो कि विदेश में अभी भी नहीं है। वहां पर सब अलग अलग अपने अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। एक समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी वास्तव में जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाते हैं उस समय लगता है कि परिवार एक सा होना चाहिए। तब हम सभी लोग और जो विदेश में लोग हैं वो हमेशा एकदम से भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं। और आपने देखा होगा कितने विदेशी भारतवर्ष में आते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। तो हम इस सभ्यता को, इस संस्कृति को बनाए रखें ताकि देश हमारा एक बहुत ही शक्तिशाली देश बना जाए और सब लोग सर बहुत बढ़िया। सोशल डिफेंस फाउंडेशन आपके नेतृत्व में काम तो कर ही रहा है, लेकिन जो आपके अनुभव हैं और जो आपका विजन है इससे हम और आगे जाएंगे, इसमें कोई बुराई। दो लाइन में इतनी है कहता हूँ आपके सामने कि हिंदुस्तान, चूंकि आप सब जगह घूम के आए हैं इसलिए आपकी ओर से कहता हूँ कि हिंदुस्तान इनकी एक अलग पहचान, और इंसान कोई नहीं धरा में चीन पाक हो या जापान, हिंदुस्तान। तो ये हमारे चेयरमैन साहब की भाषा है, लाइनें खाली मेरी लिखी हुई है, तो इस कविता को भी कभी मैं आपके समक्ष रखूंगा। आइए हमारे बीच एक मैडम है, इनका नाम है मेघा कुमारी जी। आप एक पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहती हैं। मेघा कुमारी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? यस सर। जी, तो आप अपना जो पेपर प्रेजेंट करना चाहती है कृपया अपना पूरा परिचय देते हुए सभा पटल को अपना जो पेपर है वो हमारे समक्ष रखें। ओके, सबसे पहले यहाँ उपस्थित आभासी पटल पर सभी विद्युतजन को मैं सादर अभिनंदन आभार करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मेघा कुमारी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज झारखंड स्टेट से हूँ। और राजीव सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर कि आपने इतने ज्वलंत विषय पर यह वेबिनार रखा। मेरा जो पेपर है उसका शीर्षक यही रहा, विलुप्त होती भारतीय संस्कृति। और विलुप्त होती भारतीय संस्कृति पर जब मैंने दो तीन सब्जेक्ट सेंटर होकर स्टडी करना चाहिए, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये हम आस पास अपने चारों ओर ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति खत्म हो रही है, और यही कारण है कि इसका प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ रहा है। जैसा कि अभी सर ने कहा, और ये वर्ड हमारे आभासी पटल पर शायद फैक्टर्स के रूप में हो गया है, एजुकेशन और पॉल्यूशन। तो ये जो बातें हैं सर कि संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और राजनीति, ये सब कुछ इंटर कनेक्टेड है। अगर आपकी संस्कृति नहीं है तो इट मीन्स कि आपके पास दर्शन नहीं है, अगर दर्शन नहीं है तो आपके पास नैतिकता नहीं है, अगर नैतिकता नहीं है तो इट मीन्स आपकी सिस्टम कोलैप्स कर रही है, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो मेरा जो पॉइंट है कि हमें ये जानना होगा कि क्यों वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, हम उसको अडॉप्ट क्यों करते चले जा रहे हैं। तो जैसे अभी सर ने पूछा विदेश और इंडिया में अंतर क्या है, तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन। तो हमें लगता है, मुझे लगता है मेरे अनुभव से कि वेस्टर्न कल्चर इजी टू एक्सेस है,
जैसे हम लोग कॉमनली बात करते हैं टीचर स्टूडेंट, तो जब आपके स्टूडेंट आपके सामने होते हैं हायर एजुकेशन में, तो आप प्रणाम जब वो आपको कहेंगे तो वो ऑकवर्ड फील करते हैं और शायद एक्सेप्टेंस में आप भी ऑकवर्ड फील करते हैं। तो इस तरह के कल्चर को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे। और दूसरी पहलू तमाम फैक्चुअल चीजें हैं, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। और जो दूसरी बातें होती है अनुशासन, डिसिप्लिन की, तो आप देखें कि अगर भारतीय संस्कृति में अनुशासन का अगर कहीं न कहीं अभाव जो हम देखते हैं शास्त्रों में और व्यवहार में, ऐसी कोई जो आपको अंतर दिखता है। गीता हमारा क्या कहता है और हम उसको व्यवहार में क्या अपनाते हैं, जो व्याख्याएं अलग होती है, जिसका प्रभाव हम डे टू लाइफ में देखते हैं। तो उसका मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि आप देखें कि जैसे ही आप भावनाओं के साथ, कहते हैं ना डेविड सिंह कहते हैं ना फैक्ट और वैल्यू, जैसे ही आप फैक्ट के साथ चलते हैं तो आप रिजिड हो जाते हैं फैक्चुअलिज्म के साथ, और जैसे ही आप रिजिड होंगे कहीं ना कहीं इमोशंस खत्म होते चला जाता है, और जब इमोशंस खत्म होगा तो कहीं ना कहीं मोरल वैल्यू डीके में चला जाएगा, क्योंकि आपको इमोशंस के साथ ही किसी को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। तो कंक्लूड मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कैसे वैल्यूज के साथ फैक्ट्स को आप कॉम्बिनेशंस करते हैं और समाहित करते हुए हम कैसे अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि 2 उपाय है। जैसे कि सर ने कहा कि परिवार, क्योंकि सोशलाइजेशन का फर्स्ट एजेंट आपका परिवार होता है, आपके माता पिता होते हैं, आपका फैमिली होता है। जब आप वहां से ही अपने बच्चों को टाइट करते हैं कि जब आप स्कूल जाओ तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और दूसरा जो आपके टीचर्स हैं, जैसे ही वो आपके सामने बिहेव करते हैं तो आपका काम केवल और केवल उनका सिलेबस पूरा करना नहीं है। हम बचते हैं उनको कहने से, रोकने से, टोकने से, लेकिन जैसे ही आप उनको पॉलिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट को खड़े करते हैं। मुझे लगता है ऐसा, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मेरा ये मानना है। तो अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करते हैं, और एक वर्ड मैं कहना चाहूंगी जिसको कहते स्पेसिफिकेशन, ये विशिष्टीकरण, अगर सब कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन उतने ही ईमानदारी से करे जितनी ईमानदारी से करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय संस्कृति पर कोई भी आ जाए। जी सर, आप लोगों को तन्मयता से मुझे सुने, आप लोगों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि आपका काम है, आपका शोध इस विषय पे है, इसलिए आप ज्यादा अच्छे से और चीजों को आगे बढ़ा सकती हैं, चीजों को लोगों पे बता सकती हैं। आपने बताया भी कुछ बातों को, मैं और विस्तृत सुनता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगली बार हम इसको आपको फिर से लेके आएंगे। एक बात मैं अपने मित्रों को और बता देना चाहता हूँ कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने इंडिविजुअल लेक्चर भी प्लान करके रखे। जैसे हमने आपको बताया कि मेघा जी का अपना कार्य किसी विषय पर है, लेकिन चूंकि हमारे पास समय की प्रतिबद्धता है तो हम उनको पूरा नहीं सुन सकते। तो ऐसे में मेरा मेघा जी से भी और तमाम सुधार्थी बंधुओं से निवेदन है, यदि आपको किसी विषय पर विस्तृत एक लेक्चर देना है, अपने शोध के बारे में दुनिया को बताना है, तो कृपया हमारे ऑनलाइन लेक्चर प्रोग्राम में आइए और अपनी बात को हमारे पटल के माध्यम से दुनिया को बताइए। बातें बहुत सी हैं, भारतीय सभ्यता की बात करेंगे, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, तो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, अपने चेयरमैन साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरा हृदय कहीं से कुंठित हो गया। मैंने अभी आज एक न्यूज पढ़ी, अपने से जुड़े हुए हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, एक डॉक्टर चंद्रशेखर साहब, जम्मू यूनिवर्सिटी। सर, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में कागज है, वो न्यूज़पेपर आज मैंने निकलवाया। वो जब HOD बनने वाले थे 1 महीने से 1.5 महीने बाद, और जब उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, तभी उनपे अचानक से 22 छात्राओं ने छेड़छाड़ और तमाम तरीके के यौन शोषण के आरोप लगाए। और कुछ दिन पहले उन्होंने अपने विभाग में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की। मैं नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है, CBI जांच कर रही है और भी चीजें चल रही हैं, लेकिन मन में कुंठा जरूर हो गई कि यह कौन सी सभ्यता है। मैं इस नतीजे पे नहीं हूं कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कमोबेश ऐसी बहुत सारी घटनाएं समाज में लगातार हो रही, कहीं दहेज प्रथा का, कहीं छेड़छाड़ का, कहीं SC/ST का, कहीं आप देखिए तमाम तरीके से चीजें हैं। ये भी कहीं न कहीं हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ और कहीं न कहीं हमारे संस्कार, जहां हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम अपने स्वार्थ के लिए
तमाम अनर्गल प्रलाप कर लेते हैं। ये भी हमारे संस्कार का ह्रास है, संस्कार की ही कहीं न कहीं दुर्गति है। तो चलिए, मैं इस विषय पर फिर से, हमने कहा था मेरे साथ मुक्तागण है, मैं वंशिका राज जी को एक बार आवाज देता हूं, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो। और निर्भय कुमार सिंह साहब भी हमसे जुड़े हैं। निर्भय कुमार सिंह साहब अगर मुझसे जुड़े हो तो कृपया आवाज दें। इसके साथ ही सुरेश कुमार जी से मैंने, सुरेश कुमार जी शायद रास्ते में थे उस वक्त। निर्भय जी, वंशिका राज जी या सुरेश जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो क्या मेरी आवाज कोई सुन पा रहा है? मैं आवाज आ रहा है। हाँ, रावत साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? कैलाश नाथ जी भी मुझसे जुड़े थे। क्या कोई विद्वत जन अपनी कोई एक राय इस पे रखना चाहेंगे? जी 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 सर, मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हम लोग को कुछ नया जरूर मिलने वाला है। कैलाश सर किससे बता दें मुझे? हाँ हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश चंद्र जी, कैलाश चंद्र पुरोहित। हाँ हाँ सर, मैं माफ कीजिए, मैं कैलाश नाथ बोल रहा था। सर प्लीज सभा को अपना परिचय देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाएं। परिचय तो आपको देना चाहिए, हम अच्छा लगता नहीं हम परिचय दें। नहीं सर, बिल्कुल बात सही है। सर होता क्या है कि जब हम खुद पे कोई काम कर रहे होते हैं तो अचानक से मेरे हाथ से कागज डिस्प्लेस हो गया था। सर कैलाश जी हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे सम्मानीय सदस्य हैं और अक्सर संस्थान के जो पेपर्स हैं उनको रिव्यू करने में और तमाम तरीके से अपनी महती भूमिका निभाते हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं सर कि आइए और अपनी बात यहाँ पे सभी उपस्थित सज्जनों को नमस्कार। मैं बेसिकली जौनपुर स्टूडेंट हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल में 42 साल जॉब करने के बाद रिटायर और इस समय एग्रीकल्चर प्रोफेसर हूँ और यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक्चुअली अगर मुझे कहा होता मतलब कि मैं तैयारी रखता हूँ, लेकिन चूंकि टीचर रहा हूँ तो ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। आप ही लोगों से सीख के यहीं पे कहना चाहूंगा। यहाँ पर जो आपने टॉपिक दिया डिस्कशन का, ये बहुत रेलिवेंट है और जितने विषय है वास्तव में, लेकिन हमारे जितने भी यहाँ पे वक्ता है, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर है? अगर अंतर है तो क्या अंतर है, या दोनों एक ही हैं? अगर दोनों एक ही है फिर दोनों शब्द का यूज क्यों हो रहा है? मेरे विचार से सभ्यता अलग है, संस्कृति अलग है और अब तक के जितने वक्तव्य हैं सब में संस्कृत पर ही केवल बात की है। सभ्यता सीखी नहीं जाती है, संस्कृति सीखी जाती है, सभ्यता सीखी नहीं जाती है। संस्कृति एक निरंतर प्रक्रिया है और सभ्यता लगभग स्टैग्नेशन की स्थिति में रहती है। जैसे हमने पाषाण कालीन सभ्यता थी, आपके जो पुरानी जितनी सभ्यता हम देखते हैं आज की दिखाई नहीं देती हो। आज जो सभ्यता है उसका स्थान ले रहे संस्कृत ने ब्रॉड फॉर्म में, बड़े रूप में। सभ्यता की जगह है, तो सभ्यता को हम सीखते नहीं है और संस्कृत को सीखते हैं, उसको अपनाते हैं और उसे निरंतर लेके उसको लेके जाते हैं। अभी हमारे सम्मानित स्पीकर साहब ने शैक्षणिक प्रदूषण की बात की थी, तो मुझे कोई ऐसा उदाहरण दिखाई नहीं दिया कि जहां पर शैक्षणिक प्रदूषण हमें स्पष्ट रूप से लगे। प्रदूषण का सामान्य अर्थ है, एक तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हम अच्छी तरह जानते हैं पर्यावरण के विभिन्न अंग हैं, उनमें अगर ऐसी कोई विकृति आ जाए, वो ऐसा दूषित हो जाए कि हमें उसमें रहना मुश्किल हो जाए। वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, दे आर सो इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव दैट वन कैन नॉट एग्जिस्ट करना भी चाहे तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन जैसे महानगरों में 7 दिन की समस्या है, शंघाई में तो आपके ऑक्सीजन बार बने हुए,
ऑक्सीजन लेने के बाद बने, जैसे हम चाय वाय पीने जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, वैसे वहां लोग ऑक्सीजन लेने जाते हैं। ऐसे ही क्या कोई शिक्षा के कारण ऐसा कोई हमारा अवयव है, हमारा कोई ऐसा कंपोनेंट है जिससे सामाजिक प्रदूषण हो रहा हो? मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे। सर आपका स्पीकर ऑफ है। मैं वक्तव्य फिर जारी रखूंगा। नहीं, यह बहुत ही गंभीर विषय है और मैं राजीव जी से कहूंगा इस पे एक अलग से चर्चा हो जाए, अलग तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर विषय थोड़ा दूसरा है, इसलिए इस पे चर्चा नहीं करेंगे। और मैं स्वयं एक पुस्तक लिख रहा हूँ जिसका नाम भी है शिक्षा प्रदूषण, तो चर्चा करेंगे। नहीं बिल्कुल, मैं ये जो सर ने कहा शिक्षा प्रदूषण की बात, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। और सर कैलाश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा शोध मेरा इसी विषय पर है, क्योंकि हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर पे काम करते हैं। तो माफ कीजिए, विषयांतर हो जाएंगे। मैंने कहा कि इस विषय पे बात फिर हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली वो बात वैसे ही है जैसा सर ने कहा। अपने विचार हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं, कोई अपने विचार हो सकते हैं। ये इसी से जुड़ा मामला कि शिक्षा जो है संस्कृति का एक पार्ट है, वो गलत नहीं है। अभी जैसे रोजगार को शिक्षा से जोड़ दिया गया भारत में जैसे कहा गया है, तो केवल इसको एथिक्स से जोड़ दें, केवल हम उनको संस्कार की बात करें तो फिर ये वो अलग किस बात का होगा कि बेरोजगारी है, पढ़े लिखे हैं बेरोजगार है। तो हमें बेरोजगार परक शिक्षा तो चाहिए। तो हमें कुछ शिक्षा की आवश्यकता है। केवल हम ये कह दें कि सत्य बोलो, चोरी मत करो, बड़ों का आदर करो, समय पर स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, गुरुओं का आदर करो, ये सारी चीजें आज की स्थिति में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। आज की तो ये है, तुमसे क्या काम है, शिष्य अपना काम निकालने के लिए क्या क्या कहाँ से रास्ते ढूंढते हैं, अपना काम निकल गया, ओके नमस्ते, आपने वो काम के पीछे नहीं है। अगर गुरु आज जोड़ की तरह नहीं है तो शिष्य भी आज आलू की तरह नहीं है। तब यहाँ पर दोनों पक्षों से है, तो केवल एक पक्षीय बात हम नहीं कर सकते इसमें। और जो दूसरा है, ये हमारी एक मैडम है मेघा कुमारी जी, आपने यहाँ पर एक पेपर प्रस्तुत किया अपना टू माई माइंड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा विचार हो सकता है। आपने करीब में 7 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया था। क्या ये रिसर्च पेपर था? रिसर्च पेपर फॉर एनी एनजीओ? मुझे तो लगता नहीं रिसर्च पेपर था, ये केवल एक सिंपल एक कम्युनिकेशन था। आपने अपने विचार व्यक्त किए और ये पेपर था। हम बार बार बात करते विदेशी सभ्यता और हमारी सभ्यता, विदेशी संस्कृति और हमारी संस्कृति। और आपको डॉक्टर साहब से बताया कि विदेश भ्रमण करते हैं, विदेश में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा टीचर का सम्मान किस रूप में करते हैं? पैर भी छूते हैं, लेकिन वो कभी क्लास को हम कहते हैं क्लास गायब कर दो, टीचर पढ़ा रहे क्लास से निकल दो, नेवर। वो कहते हैं इफ वी मिस द क्लास इट इज आवर बुक। वहां का स्टूडेंट ये कहता है, और हमारे स्टूडेंट ये कहता है क्लास से बाहर जितनी जल्दी भाग जाओ वो ठीक है, हमें तो पढ़ना ज्यादा है नहीं, पास हो ही जाएंगे। ये बेसिक अंतर है। दूसरा सर ये है कि भारत में हम बार बार नकल तो करते विदेश की, थोड़ा दूसरा विषय है। हमारे जो बच्चे हैं 18, 20, 22, 25 साल तक माँ बाप का हाथ पकड़ के ही रहते हैं, चलो अभी देखो नौकरी पे जाता है, ये पैसा उसका पैसे दे दो। नकल तो हम कभी विदेशी सुविधाएं हमें वो चाहिए, लेकिन उंगली पकड़ेंगे माँ बाप की। हमें ये भी देखना है कि अगर विदेशी बच्चा अपना जो कल्चर है उसके हिसाब से चल रहा है तो 18 साल को कमाने भी लग जाता है। 18 साल का माँ बाप से अलग भी तो हो जाता है, तो वो कमाता, हम भी नहीं कमा पा रहे क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया। अरे बेटा कैसे रहोगे, कानपुर जाओगे, बड़ा शहर है, पहाड़ से कानपुर कैसे रहोगे, कैसे क्या करोगे, और बंद के साथ में से कैसे हो पाएंगे। तो थोड़ा सा फ्रीडम दोनों तरफ से होनी चाहिए। और यहाँ पर फिर कभी मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वेल इन एडवांस सूचना हो। मैं आपसे पहले भी जुड़ा रहा, तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा शैक्षिक प्रदूषण पर एक वेबिनार किया जाए, तो उसमें निश्चित रूप से भागीदारी रहेगी। और आपने जो इस ज्वलंत विषय पर
इसका आयोजन किया है एक वेबिनार का, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। सुरक्षित दुनिया की जो आप सर्वे सर्वा है और जितने स्पीकर्स हैं मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। काफी उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ और धन्यवाद। धन्यवाद सर। राजीव जी, ये समझता हूँ कि ये जो एक इसका जो गंभीर जो है पहलू वो ये है कि पहले तो ये प्रश्न है क्या हमारी सभ्यता या भारतीय संस्कृति विलुप्त होने जा रही है या हो रही है या होने की संभावना है, और यदि ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए। इस चर्चा हो ये ज्यादा लाभदायक रहेगी, क्योंकि हमारा आयोजन का अंश यही है कि हम क्या प्रयास करें ताकि हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्तता की ओर न अग्रसर हो। जी सर, आपकी बिल्कुल बात सही है और मेरा मानना भी यही है, इसी को लेके भी चल रहे हैं हम। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सर, ये मेरी ख्याल से हमारी जो संस्कृति या सभ्यता है इसी का पार्ट। अगर आप इसको कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच में लेके चलेंगे तो जैसा पहले भी बात है कि शिक्षा तो तत्कालीन है, कल शिक्षा का मोड कुछ हो सकता है, कल परसों शिक्षा का मोड कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमारी संस्कृति, क्योंकि संस्कृति, अब एक बात और भी डॉक्टर साहब ने कही कि सभ्यता और संस्कृति का अंतर क्या है, तो ये जो बात हम आज कर रहे हैं, कल यही हमारी पुरानी सभ्यता में काम हो जाएगी मेरे ख्याल से। यही तो सभ्यता होगी भाई, इस युग की ये सभ्यता थी, इस युग की ये सभ्यता थी, इस युग की ये सभ्यता थी। तो आज की संस्कृति जो है वही शायद वो सभ्यता बना रही है और शायद यही हमारी संस्कृति है जो लोप भी हो रही है। क्योंकि अगर आप चलिए, मेरा जो कष्ट है या जो मेरा क्रोध है कि हम इतने ज्ञानवान हैं कि हम कुछ सीखना नहीं चाहते। मैं इस विषय पे आपसे बात करूंगा और जो और नए टॉपिक होंगे। मैंने कहा कि एक बात ये भी होती है कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन सोचता है कि कुछ करे, कुछ काम करे। जब बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज निकल के आएगी। मैं एक बात से और भी आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोग को सूचनाएं देर से पहुंची। सूचना हमने पहले ही डाली थी, लेकिन कई बार वो नेटवर्क की वजह से, कई बार वो और अन्य कारण होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे अभी भी डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला साहब हमसे जुड़े हैं, लेकिन उनको सूचना अभी तक नहीं मिल पाई। उन्होंने बाई चांस मुझे फोन किया तो मैंने कहा मैं वेबिनार में हूँ। ऐसी तमाम टेक्निकल चीज होती है जिसकी वजह से हम आपको सूचना नहीं दे पाते। लेकिन हम ये मानते हैं कि आप सभी विद्वजन हैं और आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। चलिए मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ। ये भी हमारी सभ्यता का सर अंश है कि किसी बात को साधारणता से हम ग्रहण कर लें और किसी बात को साधारण। एक मेरी 2 लाइनें हैं, मैं इसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जीना है तो जीने की भी कला सीखनी होगी। जीना है तो जीने की भी कला सीखनी होगी और जंगल राज में अपनी नव स्थिति कायम करनी। आज हम कहीं न कहीं जंगल राज में जी रहे हैं। शिक्षा, आपकी वाली बात की शिक्षा है तो, लेकिन शिक्षा के बराबर हमारा ज्ञान नहीं है सर। और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति दोनों को प्रभावित करेगी। ये अलग नहीं है किसी भी तरीके से। सबने की जैसा कहा कि प्रदूषण किसी चीज का मापक हो सकता है, हाँ वो हो सकता है, लेकिन ये जो अपरोक्ष प्रदूषण है शैक्षिक वाला, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इस पर हम आज बात नहीं करेंगे और इन सबको एक साथ क्लब नहीं करेंगे, ये मेरा बड़ा विलुप्तता की गंभीरता है। हाँ, ये वास्तव में अगर आप सोचे, जैसे मैंने ये जो शब्द लाया शिक्षा का प्रदूषण, इसका जो मुख्य कारण ये था, मुझे एक बार पर्यावरण के सेमिनार में बुलाया गया और मैंने वहाँ यही कहा कि भाई आप लोग जो है, कोई पहली बार सेमिनार अटेंड कर रहा होगा, कोई दूसरी बार, कोई 50वीं बार, मेरे तो 100वीं बार होगी। तो हमने इतने सेमिनार कर लिए, इतने सब कुछ कर लिए, लेकिन हमारा जो प्रदूषण जो है, इन्वायरमेंटल प्रदूषण, वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमने समाज को शिक्षित नहीं किया, समाज को इतना प्रभावित नहीं किया अपनी शिक्षा के द्वारा, शिक्षा के माध्यम के द्वारा कि ये चीज मत करो, इससे प्रदूषण होगा। क्योंकि तभी तो इसका मतलब ये हुआ हमारे शिक्षा में कोई दोष है, ताकि हम उनके विद्यार्थी अगर अच्छा नहीं है तो ये तो ठीक है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का रोल होता है, लेकिन शिक्षक का रोल ज्यादा होता है।
कैसा भी विद्यार्थी हो हम उसको कैसे समझा सके, यही अच्छे शिक्षक की परिभाषा है। शिक्षक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो अच्छा शिक्षक वही होता है जो कि अपने विद्यार्थी को समझाए नहीं, उनको प्रभावित करे और इतना प्रभावित करे कि वो समाज में उसको फैलाए। तो इसीलिए हमारी शिक्षा का ही ऐसा दोष है कि हम लोगों को ये समाज में ये बता नहीं पा रहे हैं अभी तक कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है और इसको क्यों हमें रखना चाहिए इस प्रकार की। तो इसलिए शिक्षा का ही मैं समझता हूँ एक प्रमुख कारण है। सर, जब रील में आजकल फेसबुक की रील्स चल रही हैं, वहां पे लाइक पाने के लिए और व्यूज पाने के लिए आप देखते हैं कि किस तरह से अनर्गल, चाहे वो महिलाएं हो और चाहे वो अधेड़ हो, चाहे वो युवा हो, आप देखें कि किस तरह के वीडियोस वहां पे डाले जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या विलुप्त, अब इसका कोई और हमको प्रमाण नहीं देना है कि हमारा संस्कार विलुप्त हो रहा है, क्योंकि पहले मुझे याद आता है जब हम लोग बचपने में थे और किसी गली में कहीं दूर बदमाशी कर रहे होते थे, लेकिन हमारे आसपास पड़ोस का भी कोई अगर व्यक्ति वहां से निकल रहा होता था तो हम चुपचाप छुप जाते थे, मेरे वो आ रहे हैं, और उनको डांटने का हमें पूरा हक होता था। हमें से प्रत्येक के साथ सर ऐसा हुआ हो। लेकिन आज ये संस्कृत का विलोपन ही है, ये हमारी सभ्यता का ह्रास ही है कि हम अपने खुद का वीडियो, जो कि कहीं से भी समाज का कोई भी मतलब नैतिक सामाजिक पतन हो रहा है वहां पे, और उस वीडियो को डाल देता कि वो कौन लोग, संस्कृति का जो पतन हो रहा है सर, समाज का ही जो पतन हो रहा है। हम इसका ही तो हमें कारण ढूंढना है, क्यों हो रहा है पतन। हाँ, क्यों हो रहा है, नहीं तो मैं तो समस्या जी, अगर कारण मालूम चल जाएगा तभी तो हम कहेंगे कि किस प्रकार से इसको हम बचा सकते हैं। क्या कारण सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सोशल रिसर्च फाउंडेशन ऐसी समस्या आपके समक्ष रखेगा, शोधार्थी आप लोग हैं, आप हमारे समक्ष ऐसे शोध पत्र तो तभी लिखे जाएंगे जब उससे शोध किए जाएंगे। अब देखिए, ये भी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण और जो सभ्यता की बात निकल के आती है कि अब शोध पत्र तो लिखते हैं लेकिन शोध किया ही नहीं होता। तो बात यही है कि हर जगह ह्रास, और ये ह्रास जाएगा तो शिक्षा से अलग होके नहीं जाएगा। खैर, अपर्णा जी हैं हमारे साथ और उत्तम कुमार शुक्ला जी हैं। क्या उत्तम कुमार शुक्ला जी हमारी बात सुन रहे हैं? जी सर, जी उत्तम कुमार जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं सर, उत्तम कुमार जी भी हमारे संस्था के साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आप अपनी कोई बात कहना चाहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल सर, स्वागत करूंगा। या मैं आज के वेबिनार में डेट से जुटा, मुझे सर किसी बात की थी, मुझे जानकारी नहीं मिल पाई थी आज वेबिनार है, लेकिन कॉलेज में व्यस्तता के कारण आज कॉलेज से ही आए, इसके लिए मैं सभी वेबिनार में मैं माफी चाहूंगा। साथ ही साथ मैं आज के वेबिनार में जुटे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ सोशल सर्विस फाउंडेशन के डायरेक्टर सर राजीव सर, आपका ही बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। क्या आपने मुझे मौका दिया आज वेबिनार में पहुंचने का। जहाँ तक आज का टॉपिक है भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति से हम लोग कतई नकार नहीं सकते हैं कि आज हमारी सभ्यता और संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त हो रही है। हम लोग आज वेस्टर्न कल्चर को की ओर मोड़ रहे हैं। और रही बात कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता के लिए जानी जाती है, यहाँ पे अपनी अपनी भाषाएं, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज अलग अलग भिन्न होते हुए भी हमारे यहाँ एक सौहार्द, सौंदर्य जो है भारत के कण में दिखता है। ये भारत की एक सभ्यता रही है करोड़ों वर्षों की, और आज हमें यह बोलने में कतई खेद नहीं होता है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हूँ यहाँ मधुपुर कॉलेज में। आज इंग्लैंड और ब्रिटिश भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं। गुरुकुल नियम से पढ़ाने की पद्धति और 11th हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स में वहाँ 11th आफ्टर 10 जो है वैदिक मैथमेटिक्स एक पेपर को इंक्लूड किया जा रहा है। वैदिक मैथमेटिक्स फॉरेन में एक्सेप्ट की जा रही है, इंक्लूड किया जा रहा है उनके ऑन सिलेबस में। बस एक भारत हमारे देश ऐसी है कि हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करके इसको हम लोग
दरकिनार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम हो या हमारे सामाजिक सिस्टम हो, कहीं ना कहीं हम लोग अपने परिवेश में, वातावरण में जरूर कुछ खामियां छोड़ रहे हैं, जिससे लगता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता पे जो है आँच है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तम जी। उम्मीद करता हूँ कि सुषमा बिजनेस फाउंडेशन आप जैसे कर्मशील साथियों की मदद से तमाम ऐसे प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा जहाँ पे आपकी बहुत मदद मिलेगी। कैलाश चंद्र जी उस समय कुछ कह रहे थे सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? जी, आपका माइक केवल एक मिनट जी। एक वक्तव्य था कि संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है। मैं एक शब्द और आगे जोड़ना चाहता हूँ। विकसित हो रही है, विलुप्त हो रही है, विकसित हो रही है जी। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। पहले आप लोग के जमाने, पुराने जमाने में टीचर के पैर छूते थे या साष्टांग प्रणाम करते थे, हमने तो सुना है। हमारे तक आते आते वो क्या पैर छूना, ये पैर छूना, नीचे तक पैर, बाद में तक आ गया, हाथ रखते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे ऐसे करने लगे, हाथ क्या तक आते हैं, नमस्ते, और फिर आप हाथ के नीचे हो गए, फिर नमस्कार, और फिर नमन भी नहीं करते, अब लोग सीधे सीधे नमस्ते सर जी। सर ये और क्या मतलब विलुप्त हो जाए कोई बात नहीं है, विकृत ना हो वो ज्यादा मजा लगता है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। और नमस्कार की श्रेणी में सर, नमस्कार की श्रेणी में अब वो दिन भी आने वाला है जब गुरु लोग छात्र लोगों को नमस्कार करेंगे। अब एक दशा शादी का उदाहरण है। हम लोग जानते हैं नमस्कार कैसे होते हैं। हाँ, दुल्हन तीसरे मिलने के बाद दुल्हन पाए जाती है, दूल्हे के तीसरे मिलने के बाद यहाँ पे ही जयमाल हो जाती है स्टेज पे। भाई जब जय हो गई तो फिर मेरे की जरूरत क्या है? ये विकृति है। संस्कार तो आप कर रहे हैं लेकिन विकृत रूप है। इस फोटो से अब तो प्री मैरिज सेशन हो रहे हैं, शादी सेशन के ही आप घूमने जाने इधर उधर स्पॉट पे जाते हैं और इस तरह की या 50 है, तो ये तो है ही है जी। कल जी बिल्कुल, कल मैं फेसबुक पे देख रहा था सर कि मुझे याद नहीं है किसने डाला था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसमें देख रहा था कि सारे इंतजाम, सारे इवेंट शादी के बहुत अच्छे से हुए, बस फेरों को खाली फेरों में ही समय की प्रतिबद्धता हो जाती है और समय की कमी हो जाती है। तो सर बात यही है, बात तो हर बार जाके यही है कि संस्कृति अगर मूल रूप में नहीं हो रही है तो वो विकृत हो रही है या कम हो रही है तो वो इस समाज के लिए, ये जो भारतीय संरचना है, भारतीय सभ्यता है, उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह ही। खाली जो एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, जब भी ध्यान में आगे आता था, विषय की बात हो रही थी और शिक्षा की बात हो रही थी। हम देश में अपनी भाषाओं की बहुत बात करते हैं जी, और संस्कृति की बहुत बातें करते हैं, संस्कृत विषय। इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत विद्यालयों की जितनी दुर्गति है उतनी शायद अन्य विषयों की नहीं। बिल्कुल सर, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये वास्तविकता है। राजस्थान में राजकीय विश्वविद्यालय है संस्कृत का, राजकीय मतलब सरकार के द्वारा, और जयपुर शहर में, और उसमें BA, MA, शोधकार सब मिला के, टीचर मिला के संख्या कुल 150 है, 150। पढ़ता ही नहीं कोई लड़का, आता ही नहीं, एडमिशन इस संस्कृत विषय लेता ही नहीं हो। मैं कुलपति था वैदिक विश्वविद्यालय में, राजस्थान में पहला वैदिक विश्वविद्यालय, छात्र ही नहीं है, आते ही नहीं, वैदिक पढ़ना ही नहीं चाहता। हम बात करते हैं बहुत अच्छी, आपने क्या ध्यान दिया संस्कृत विषय पर? ये भाषण से नहीं होता कि आप संस्कृत विषय बहुत अच्छा है और हमें संस्कृत सीखनी चाहिए, और ये अरे हुआ क्या, कर क्या रहे हैं संस्कृत विषय के लिए? आप वास्तविकता एक्चुअली है क्या? हम कोई भी नीति बनाते हैं तो वो नीति ग्राउंड रियलिटी तो मैच ही नहीं करती। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और नीतियां तो सभी अच्छी होती हैं, नीतियां कुछ खराब थोड़ी ना बनाता है, लेकिन नीतियां इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं होती कि वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। वास्तविकता क्या है शिक्षा के समय, वो तो देखिए। यहाँ बक्से में साइंस लैब है, बक्सा खोलता है टीचर की, ये देखो तुम्हारी साइंस लैब, ये हाल है। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ एक
एक शिक्षक है, हम क्या बताना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। नैतिकता अपनी जगह है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हम एक्सेप्ट, ये मुझे तो लगता है जैसे जो नीति बनाते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी से कोई सरोकार है ही नहीं। वो तो अमेरिकन सिस्टम ले लिया, ब्रिटिश सिस्टम ले लिया, उसको कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अरे देखो तो स्कूल में जाके देखो, पूरे स्कूल में 1 से लेकर 8 तक पढ़ाया जाता है, टीचर एक है, क्या तो शिक्षा करेगा वो? ये तो बात सीखिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश में तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, महाविद्यालयों की बात नहीं करना, बहुत से महाविद्यालय से यहाँ जुड़े हुए की स्थिति कैसी है मैं जानता हूँ। शिक्षकों के लिए क्या होता है वो भी जानता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम क्या वास्तविकता को देखें, रियलिटी को देखें, ग्राउंड रियलिटी को देखें, तब हम बात करें, तब शायद ज्यादा टफ निकलेगा। और दोनों विषय जैसे मैंने कहा सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। और शायद आज का ये जो प्रश्न है, मैंने कहा ना कि उत्तर तो आपको ढूंढना है, मेरा काम है प्रश्न को रखना, और मैं ऐसे प्रश्न आपके बीच में रखना चाहूंगा, हमेशा रखता रहूंगा। इसका उत्तर हो सकता है एक मीटिंग में मिले और हो सकता है कई मीटिंगों तक ना मिले। मुझे उम्मीद है कि बहुत समय तक का इंतजार करना पड़ेगा हमें ऐसे प्रश्नों का ढूंढने का। मैं एक वक्तव्य आपके समक्ष और रखना चाहता हूँ। मैं करीबन 2 साल पहले मई 2018 को यूजीसी के ऑफिस में गया था। वहाँ की एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी थी, मैं उनके समक्ष बैठा, वो शोध पत्रों को लेकर बात हुआ था। मैंने कहा मैडम कादिर मुझे बता दीजिए कि शोध पत्रों पर जब इतनी बात होती है तो उसकी जो केयर कमेटी बनाई गई है उसमें कंफर्ट जोन के बाहर कितने अधिकारी हैं जो ग्राउंड लेवल पे जाके शोध की समस्या को समझ सकते हैं। मैडम बहुत विज्ञ थी, उन्होंने एक झटके में ही वो 12-15 लोगों की कमेटी का आकलन कर लिया होगा, जिनके पास किसी भी एक अधिकारी के पास अर्दली से कम की व्यवस्था नहीं, मतलब वो एसी से कम की व्यवस्था में बात नहीं करता। तो सर हमारे वो चुपचाप बात को चुपचाप सह गई, चुपचाप उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया इस बात। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम शोध, संस्कृत और शिक्षा, संस्कार जैसी बातों को एसी रूम में बैठ के डिस्कस करते हैं, और कारण यही है कि हम किसी चीज को बचा नहीं पाते। एक चीज कहना चाहूंगा, माफ शायद से भटक रहे, लेकिन आपने बात कह दी। आपने खुद ही देखा होगा कि हम अपने नियम और कितने बदलते कितने जल्दी है। कुछ दिनों पहले ये था कि जो शोधार्थी होगा तब तक शोध कार्य अपना सबमिट नहीं कर पाया जब तक वो कम से कम 2 पेपर नहीं छापे, है ना। आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी होना आवश्यक होगा। अभी क्या किया है यूजीसी ने, रिसर्च जब आप करें, सबमिशन भी करते हैं, कोई शोध पत्र की आवश्यकता नहीं है, हाँ हटा दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए पीएचडी की आवश्यकता नहीं है, हटा दिया। और सर अभी कल का पेपर मैंने आपको बोलता कोई नहीं है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब शांत रहते हैं। हम कुछ रिटायर्ड लोग ही बोलते हैं, जो है वो पता नहीं किन कारणों से शांत रहते हैं। कल मैंने आपको एक पेपर शेयर किया था, प्रेस कटिंग शेयर करी थी, जिसमें यूजीसी ने लिखा है कि अब ऑफलाइन और ऑनलाइन जो डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री है दोनों में कोई अंतर नहीं। हाँ वो आदेश आ गया। हाँ वैसा आदेश आ गया है। तो अब बहुत सारी चीजें, ये सब हमारी सभ्यता और सब हमारी संस्कृति के अंतर्गत आती। ये समस्त चीजें हमारे झारखंड में सर क्या है, अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी है एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका। तो ऐसे में अगर सॉरी सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो साउंड ब्रेक करेगी। तो ऐसे में सर क्या है, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अब मैं पीजी की बात करूं तो 160 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और उसमें ऐसे बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ स्टेशन है, और ऐसे जरूरतमंद बच्चे हैं जिनके लिए सरकार को लगता है कि वो पॉलिसीज बनाती है तो वो एफर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम वैसे बच्चे करते हैं जो कि संपन्न परिवारों से हैं, और वो एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद वो कहीं और रहते हैं, और वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ऐसे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, और जब आप उनको फेल करते हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑर्डर आती है कि आप उनको फेल नहीं कर सकते हैं, और अगर आप उनको फेल नहीं कर सकते हैं तो वैसे कम्युनिटी के बच्चे जो कि लीस्ट प्रिविलेज है तो उनकी एक कम्युनिटी हो जाती है, और वो कहेंगे कि आपने उनको पास किया तो इनको कैसे।
तो सर कहीं पे भी यूनिफॉर्मिटी किसी मामले में भी नहीं है और कंक्लूजन ये आ जाता है टीचर्स पर कि आपको पास ही करना है। तो हमारे बस इतनी ऑटोनॉमी है कि जब हम क्लासरूम में चेयर पर बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी हम इंडिपेंडेंट होते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या बच्चों के साथ बिहेवियर करेंगे, हम बच्चों को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें पढ़ने के लिए बोलेंगे तो ऐसे बच्चे जो कि थोड़े आप बच्चों की तो क्या ही बात करूं, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, तो वो कहेंगे हम लोग पास तो कर ही जाते हैं तो इतनी मेहनत करके क्या फायदे, और वो पास कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि कुछ भी लिखा है तो मैं पास कर गया। ये इसका नाम मैंने जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे वास्तविक में, इसलिए मैंने इसका नाम प्रदूषण ही रखा है, शिक्षा प्रदूषण। आपको मालूम नहीं होगा हमने क्या जो विषय आपने छेड़ दिया था, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव विषय है, मैं बहुत ही गंभीर हूँ। आज एजेंसीज हैं, आप बताइए आपको कितने लड़के चाहिए, 500,000 कितने चाहिए, मैं भेज देता हूँ आपके पास बिल्कुल एडमिशन के लिए। सर यहाँ पे ऐसे आएंगे नहीं, फीस देंगे, आएंगे कि नहीं, और डिग्री आप दे दीजिए। और इस कैटेगरी में पता है कौन लोग, राजीव जी एक बहुत ही गंभीर बात है, सब लोग ध्यान से सुनिए। इसमें कौन से लड़के आते हैं, इसमें वो लड़के आते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी के हैं, जिनको की सरकार फेलोशिप देती है, ये सब फेलोशिप ले लेते हैं। और फेलोशिप का लार्जर पार्ट जो एजेंसी होती है वो ले लेती है। इंस्टीट्यूशन को तो फिर भी कम मिलता है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फीस अगर 20,000 है तो इंस्टीट्यूशन को 5,000 मिलता है, बाकी 15,000 तो इधर चला जाता है। ये वास्तविकता है, दिस इज रियलिटी। हम नैनी T20 की बात में करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मेरे भी संज्ञान में 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन टाइम में ही पास होने का ठेका लग जाता है। जी कैलाश जी, मैंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया था, उसको पास करना है। आपको एक ध्यान होगा पीजी में अपनी यूनिवर्सिटी सर्विस सिस्टम है और CBCS है, उसमें क्या स्थिति है कि 30 और 70 नंबर 30 नंबर आपकी इंटरनल है, 70 एक्सटर्नल है, और पीजी में 40 और 60 का रेशियो है। उसमें लड़का ये सोच के चल रहा है इन एवरी सब्जेक्ट, वो प्रैक्टिकल में भी है, प्रोजेक्ट में भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर में भी है, और बिना प्रदेश के वो कहता है हमें पास कर दो। तो अभी आप जब भी इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैंने इंडिविजुअली सिस्टम में पास नहीं किया। कोई का फेल है, कॉपी देकर जाएगी उसके वाइस चांसलर के पास जाएगा, और कोई भी अगर उसको 1 नंबर भी दे देगा तो नौकरी छोड़ता। आप जानते मिश्रा जी में राजेश पुरोहित आपके एडिटोरियल बोर्ड में भी है केमिस्ट्री में। जी उसने भी यही किया, उसने सवाल ही नहीं, फेल तो फेल, अब तुम्हें जहाँ जाना करूँ। देहरादून में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़े बड़े नाम है उनके, A++ पे चल रही है, A+ पे। यहाँ से कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर और ब्रेड एंड बटर, हमें तो फेल नहीं करना है। उनके रकम के बच्चे लेके आते बैठे शहर में। देखिए आपने भी वही बात करी जो मैं कहना चाहता था। आप A+ की तो बात ही मत कीजिए, A++ ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जो A++ है, और लेकिन उनकी रैंकिंग जो है वो 200 ही है। जो B है उसकी रैंकिंग 1 है, और जो A++ है उसकी रैंकिंग 200 की। हम भी जाते हैं, इसमें जैक टीम में जाते रहते हैं, हमें पता है यहाँ की स्थिति होती है, कैसे करते हैं। बोला ज्यादा नहीं है आपसे सर महाविद्यालयों की आप क्या स्थिति बात करेंगे जब जो हमारी नियामक संस्था है, जो हमारी नियामक संस्था है जिसको हम UGC कहते हैं, जब वही उनके रोज के रोज उनके नियम इधर से उधर होते हैं। जैसे अभी UGC केयर बनाया कि केयर लिस्ट में जो जनरल में पेपर छपेंगे वो माने जाएंगे, और उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा, जब उन्होंने कह दिया कि कोई पेपर नहीं छपेगा तो भी जरूरी। तो सवाल ये कि जब नियंता ही तक परमिट है, तब फिर शोधार्थी और छात्र और टीचर क्या करेंगे? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपना भविष्य भी देखना होता है, और सब कुछ इसकी आवश्यकता ही नहीं है, की आवश्यकता ही नहीं है कि शोध पत्र चाहिए नहीं है उसका कारण है, मैं बताता हूँ। 33 में नई शिक्षा नीति आई थी राजीव गांधी के टाइम में, आपको सबको पता है, इसमें कंपल्सरी कर दिया गया था।
यूपी में मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि नहीं सब बच्चे नहीं होगा, 9 जो कर रहे हैं उनको मान लिया जाएगा। फिर 2002 तक, फिर 2000 तक हुआ, फिर 2002 तक हुआ, फिर 2006 तक हुआ, फिर कभी नेट कभी क्यों, जैसे जैसे इनके पेटेंट फंसते हैं अपने पेटेंट को निकालना होगा। तो जो है पता है मैक्सिमम बच्चे हैं जो उस रूल के अंतर्गत कवर नहीं होते थे, उसके लिए अभी आप देखिए आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट के अपनी एजाई रख दिया। एजाई में अच्छा लड़का बिना हाइट के मैदान में बाहर हो गया। आपने रखा 30 नंबर रख दिया आपने पीएससी के और 10 नंबर रख दिया। आपने जो है ड्रेस रखा है, या तो आप काली पैंट पहनो या सफेद पहनो, दोनों का मान बराबर है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि काली और पैंट और सफेद दोनों साथ साथ पहनो, ये कैसे होगा? जो लड़का पीएचडी है उसको पीएचडी तक मान कीजिए, आप प्रोजेक्ट जो आप करेंगे हमने तो नेट नहीं किया, वो चुपचाप बैठ गया। अब जो नेट करके केवल आया वो पीएचडी तो नहीं है, तो 30 नंबर कहां से मिलेगी? ऐसे मारोगे जो आप दर्शक कह रहे थे कि ये कैसे कैसे नियम चेंज होते हैं, वो नियम कैसे चेंज। अब आप ये कह रहे हैं कि जो लड़का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पे है, आप किसी लड़के से कह रहे हैं शादी से पहले तुम्हारे 2 बच्चे हो जाते हैं। लड़का तो अभी नेट करके आ रहा है, ही इज क्वालिफाइड फॉर हिज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन यहाँ पर वो पीछे छूट जाएगा, तो तब अब पीएचडी वाला आ गया, पीएचडी वाला पीछे इससे छूट जाएगा कि तब तक पीएचडी प्लस नेट वाला आ गया। ये बड़ी समस्या है। एनीवे ये तो बहुत लंबी कहानी है और उससे विचार हो गया। और ये अनंत हरि कथा अनंत का ठीक बात सर, आपने बिल्कुल बात सही कही। मैं पुनः इसी विषय को लेकर आऊंगा क्योंकि आज तो हमको 1 घंटा हो गया और मेरे ख्याल से अगर कोई और वक्तागण अपनी बात कहना चाहते हो तो कृपया आप मुझे आदेश करें, मुझे इशारा करें ताकि मैं आपकी बात को आगे बढ़ा सकूं। और सर राजीव सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल जी प्लीज। जैसा कि अभी कैलाशचंद्र सर ने बोला और सर ने बताया कि अभी शिक्षा के स्तर इतना गिर गया है कि महाविद्यालयों में या विद्यालयों में शिक्षकों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। अभी मेघा जी ने भी बताया कि नहीं बच्चों को पास करना ही है आप। तो बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी सर, नेक्स्ट टाइम आप शिक्षा प्रदूषण तो ठीक है, साथ में शिक्षकों का सोशल विषय पे भी एक टॉपिक बनाइए। वो भी शिक्षा प्रदूषण का ही भाग है। एक्चुअली में वास्तविकता है सर कि हम लोग को भी प्रेशर रहता है। हम लोग तो अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, हम लोग को भी बोला जाता है कि आप प्रैक्टिकल में बच्चों को फेल नहीं कर सकते। बच्चे ने लिखा नहीं लिखा वो अलग बात है, बट आपको कितने मार्क्स का है, जब 70 मार्क्स का है रिटन वर्क और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहता है उसका, तो आपको पास करना ही है। और अगर फेल होते हैं तो बच्चे आकर के धरना देते हैं कि आप कैसे आपने फेल कर, आपने तो लिखा था। बताता हूँ, मैं समाधान बताता हूँ। अगर आज देखिए आरटीआई का जमाना है, सब लोग आरटीआई का जमाना बहुत स्ट्रॉन्ग एक आरटीआई आया है, एक हम सत्ता हथियार है। अगर किसी लड़के ने कहा मैंने कुछ दिखाई देता तुझे पास कर दिया मुझे, दूसरा उसका साथी आरटीआई में जाके पूछ सकता है कि ये लड़का तो लिखा नहीं था, 30 नंबर कैसे मिल गया। तो आप फंसेगी मैडम इसमें। इसे जो नहीं किया है तो 1 नंबर लाके 1 नंबर रखिए, 4 लाके 4 लिख दीजिए उसमें फ्रॉड, FRAUD फ्रॉड। नहीं हम लोगों ने ऐसा ही किया और कैसे मतलब 70 बच्चों के जो बैच रहता है तो 70 में से 10-12 बच्चे फेल आए। और हमारे यहाँ तो बहुत धरना प्रदर्शन भी किया था स्टूडेंट ने, हम लोगों ने फेल भी किया। तो हम लोगों ने बोला कि भाई हम अपना पैन कैसे फंसाएंगे, लेकिन हमारे प्रिंसिपल का यह था कि आप क्यों नहीं पास कर सकते। हमने बोला मैडम आप कॉपी खुलवा लीजिए, आप पास कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं। आप तो प्राइवेट कॉलेज है क्या? आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज ग्रेजुएट वाला है? नहीं सर गवर्नमेंट है सर, गवर्नमेंट कॉलेज। वो गवर्नमेंट का प्रिंसिपल करना इतना? अरे सर बहुत वही तो मैंने बोला राजीव सर अब नेक्स्ट टाइम एक और वेबिनार करेंगे, सबका सोशल विषय पे भी वेबिनार होगा। जो मैडम कह रही है वो ग्राउंड रियलिटी यही है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। आपको ये तो आपने बहुत बड़ी बात की। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं जानता हूँ काफी, गोरखपुर जनपद, और इसके लिए जिम्मेदार मैंने कहा था क्या कारण है ये भी तो ढूंढिए। ये है खराब है क्या कारण है? यहाँ पर अभिभावक यूपी में बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज में छात्रों की संख्या निरंतर कम हो रही है।
प्राचार्य पहले ये पूछते हैं यहाँ सुविधा है कि नहीं। ना हमारे सोचते हम तो गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ तो बिल्कुल बड़े स्ट्रिक्ट है, तो कहता है नमस्ते। गोरखपुर जनपद में कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में साइंस लैब बंद हो रही है। लड़का साइंस में एनरोल नहीं करता बीएससी में, वो बगल के सेल्फ फाइनेंसिंग या प्राइवेट कॉलेज में खर्च लेता है एडमिशन प्रैक्टिकल के नंबर के कारण। ये वास्तविकता है। सर बिल्कुल आपने सही बात कहा, और वास्तविकता और भी बहुत बहुत कठिन है, कटु है वास्तविकता। वास्तविकता वो ऐसी वास्तविकता है जो हम लोग फिर भी बड़े सभ्यता से कह रहे हैं, बड़ी शिष्टाचार से कह रहे हैं। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा कठिन और कड़वी है, जैसा नीतू जी ने कहा, मेघा जी ने कहा, कैलाश सर ने कहा, और चेयरमैन साहब तो मुझे रोज नई दिशा दिखाया करते हैं। ये तो कहा ही जाता है सत्य सत्य कड़वा होता है। सर यहाँ तो ऐसे ऐसे कॉलेज है जो मैंने कहा था कि एडमिशन टाइम पे ही पूछते हैं कि खाली एडमिशन फीस देनी है या पास होने का पैसा भी देना है, तो एडमिशन करना चाहिए। इसलिए स्थितियाँ बहुत खराब है। लेकिन ये सारी बातें मैं इस बात को कोरिलेट करना चाहता था कि यही सारी बातें हैं जो हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति को प्रभावित है। तो निश्चित रूप से मैं कहीं न कहीं सफल हुआ हूँ, कहीं न कहीं असफल इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज के विषय का कुछ उप विषय भी देना चाहिए था। उप विषय देता तो शायद जो है ज्यादा अच्छे से न्याय कर पाते हम लोग इस टॉपिक के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बेहद टॉपिक है, बहुत कठिन टॉपिक है। तो मैं सर यहीं पे इस बात को विराम देना चाहता हूँ ताकि हम लोग अगली बार और तैयारी करके आए। अभी वंदना जोशी जी हमसे अभी भी जुड़ी हैं। वंदना जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, और मेरे ख्याल से अभी पटल पर कोई और नहीं है जो अपना वक्तव्य देना चाहे। जी सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अपर्णा जी बिल्कुल 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 स्वागत है आपका। जी बताइए। तो मैं आगरा से अपर्णा श्रीवास्तव बोल रही हूँ, और यहाँ शिक्षकगणों को और मित्रगण को मेरा नमस्कार। सर विषय चल रहा है भारतीय सभ्यता उपलब्ध होते संस्कार। इस पर मैं कहना चाहूंगी कि आजकल जो स्कूलों में पद्धति चल रही है, मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, और वो जो पुराने टाइम पर चलते थे गुरुकुल, उनमें जो वेदों के बातें होती थी, भारतीय संस्कार सिखाए जाते थे, और आजकल जो मिशनरी चल रहे हैं उनमें बिल्कुल भी अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर देखें तो बच्चे जो है वो बिल्कुल भी संस्कार नाम से उनमें चीज नहीं रह गई है। ये कहना चाहूंगी कि मतलब वो समझते नहीं है बातें क्या है, किस तरह से बात करनी है। अभी पहले बात हुई कि शिक्षकगणों को नमस्कार करना भूल जाते हैं, और उनसे मतलब इस तरह से बात नहीं करते हैं। मैं क्योंकि शिक्षक रह चुकी हूँ, तो मतलब एक हम टीचर से समझते हैं, अगर साथ के शिक्षक हों तो उन्हें कम टीचर से समझते हैं, तो वो चीजें रह नहीं गई हैं आजकल। और गुरुकुल में जबकि समझाया जाता था कि आपको शिक्षकों से किस तरह से बातें करनी है, तो और आज अगर देखें आजकल के स्कूल जो हैं, जो भारतीय विद्या मंदिर हैं और सरस्वती शिशु मंदिर हैं, यहाँ के कंपैरिजन में और मिशनरी स्कूल के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि जो आरसीएस स्कूल है फिर भी हमें एक संस्कार नाम की जो बच्चों में वास्तविकता है वो दिख जाती है। ठीक बात, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरी दो लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं। मैं कहता हूं कि उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही। तो शिक्षा के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो हम कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी भी जगह से सीख सकते हैं। डिग्री तो खाली हमें ये बताती है कि हम बीए पास हैं कि हम एमए पास हैं। और जो वंदना जी, नमस्कार करता हूँ आपको। वंदना जी हमसे जुड़ी हैं, आप मैसेज कर रही हैं नमस्कार का। मैं आप सभी की तरफ से नमस्कार करना चाहता हूँ। और हमारे पास बहुत कम समय है, लगभग हम आइटम की ओर जा रहे हैं। अगर किसी मित्र को कुछ बोलना हो तो बिल्कुल 5 मिनट में मुझे बता दें। तो इसलिए शिक्षा जी, वंदना जी भी कुछ बात करना चाहती है। मैं चेयरमैन साहब की आज्ञा से खाली 2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ। अगर वो बोलना चाहे तो कुछ बोले। वंदना जी। सर नमस्कार, मैंने सुना नहीं था पहले, इसलिए मैसेज डाला। कोई बात नहीं मैम। तो हम लोग ये जो टॉपिक है इसको फिर से लेके आएंगे, कुछ उप विषयों के साथ लेके आएंगे, जहाँ शैक्षिक परिदृश्य भी हो, जहाँ सामाजिक परिदृश्य भी हो, जहाँ हमारा पारिवारिक महत्व भी हो।
जहाँ परिवार के लोगों की, गार्जियन की अपनी व्यवस्था हो। जैसे मैम ने कहा कि आज का जो छात्र है वो गुरु की इज्जत नहीं करता, लेकिन वो इज्जत करेगा भी कैसे, क्योंकि वहाँ इतना अनुशासन, वहाँ इतना हक नहीं है एक टीचर को कि वो अपने स्टूडेंट को 2 छड़ी लगा दे। लगाते ही अगले दिन पेरेंट्स जो है वो गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। एक बात कहना चाहूंगा सर, जरूर। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि छात्र शिक्षक की वो नहीं करता, इज्जत नहीं करता या उसको मानता नहीं। इस बात पे मैं थोड़ा कुछ कहकर एक ही चीज कहना चाहूंगा, यदि आप अच्छे शिक्षक हैं तो आपको छात्र हमेशा मानेगा। शिक्षक तो अच्छा नहीं है, मैंने कहा शिक्षक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के शिक्षक होते हैं। पहला शिक्षक वो होता है, शिक्षक तो है लेकिन क्लास कभी नहीं लेता, टीचर है, अपॉइंटेड है। दूसरा शिक्षक होता है कि वो आया क्लास में पढ़ा के चला गया, जी कोई मतलब नहीं आपको समझ में आया या नहीं है, वो तो उसने पढ़ा दिया, अपना सिलेबस पूरा। तीसरा शिक्षक होता है कि वो क्लास में आता है और थोड़ा बहुत समझाता है और चला जाता है। जो अच्छा शिक्षक होता है वो छात्रों को पढ़ाता है, उनको समझाता है और उनको इंस्पायर करता है, उनको मोटिवेट करता है। वास्तव में वो ही एक शिक्षक कहलाया जाता है। तो जो भी अच्छे शिक्षक हैं उसका कोई भी छात्र हो वो बहुत इज्जत करता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो बड़े नोटोरियस छात्र होते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद ज्यादा इज्जत देते हैं, बजाय वो बहुत मेधावी छात्र होते हैं। पता नहीं कॉन्टेशन है। टीचर शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वास्तव में कोई शिक्षक है कि नहीं, जो नियुक्ति हो रही है वो प्रश्न चिन्ह है, वो भी प्रश्न चिन्ह है। नियुक्ति कैसे होती है, किसको शिक्षक की नियुक्ति होती है। अगर वो शिक्षक है, मैंने तो ये देखा है अपने अनुभव से और लोगों के अनुभव से, अगर किसी भी शिक्षक को अपना विषय आता है तो वो क्लास कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। क्लास छोड़ते हुए शिक्षक है जिनको अपना विषय नहीं आता। कई बहाने हैं उनके यूनिवर्सिटी वाला बुलाया है, मुझे डीसी ने बुलाया है, मैं आज इस मीटिंग में जा रहा हूँ, उनकी विषय आता ही नहीं। सर इसमें इतने उदाहरण है, समय नहीं है, कभी फिर डिस्कस करेंगे। हमारे ऐसे शिक्षक थे, बीए में जाके कहेंगे मैं एमए में था और एमए में जाके कहेंगे मैं बीए में था, एक बात कहेंगे, फिर अचानक आगे क्या फोन आ गया था, आप आना बेस पे और मेरा फोन था तुम्हारा, क्लास छोड़ने चल देते हैं। तो जो आप बात ऐसे टीचर को कहते हैं इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव प्रभावशाली शिक्षक। और एक आपने श्रेणी बताएंगे सर, एक शिक्षक जो छात्र को घर में बिठाता है और वहाँ कॉलेज के प्रति जो है उल्टी सीधी बातों को सिखाता, हड़ताल करो, ये करो, हमने झेला सब चीजें सर। मैं जब कैंपस डायरेक्टर था तो वहां पे हमारे किसी शिक्षक ने छात्रों को भेज दिया जिनका उन्हें लेना देना नहीं किसी चीज से, जो गार्ड है उनको हटाया गया, यूनिवर्सिटी ने हटा दिया। अब उनकी नियुक्ति दोबारा करो, मैं हम नहीं कर सकते। तो हड़ताल पे बैठ गए और एक शिक्षक जो है जिसकी नियुक्ति ही ढंग से हुई बहुत साल पहले, एमएलए का लड़का था, और वो लड़कों को भड़काता है, अपने घर में बैठक चालू पिलाता है। आपने विषय कह दिया मेरे पास। इस बात पे एक आपको अपना उदाहरण देता हूँ। आप अगर एक मैं एक विश्वविद्यालय में कुलपति था, तो उसके बाद मालूम चला कि एक नीचे 8-10 लड़के बैठे थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद चल रहा था। तो एक प्रोफेसर साहब आए, बोले सर आप यहाँ बैठे हैं और देखिए लड़के बड़े वो हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, क्या करिए। मैंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जानता हूँ ये किसने उनको बैठाया है, वो अभी 4 बजे आएंगे मेरे पास और फिर वो अपने आप ही उनको शांत करा लेंगे। तो बोले नहीं साहब ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप जरा बैठे रहिए। तो वो मेरे पास बैठे और 4 बजे वो आए, और साहब नीचे क्या हो रहा है नहीं और ये। मैंने कहा अरे डॉक्टर साहब आप ठीक कराइए, आप तो लड़कों से बड़ा अच्छा परिचय ठीक। बोले साहब अभी ठीक कराता हूँ मैं, बस बड़ा बता आए। बोले साहब सब ठीक करा दिया, जूस तक पिला दिया। मैंने कहा देखा सब आयोजित प्रायोजित कार्यक्रम है। ये विषय बड़ा हमारा गंभीर, बहुत गंभीर विषय है। चर्चा करिएगा कभी अलग है सर। बिल्कुल जो विचार होगा आप ऑफलाइन बोर्ड में करिए सब इसको।
सर मैं सर आपने बहुत अच्छी कही ऑफलाइन मोड वाली बात। मैं आपके संज्ञान में, सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2018 में 7 जुलाई 2018 को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया था राष्ट्र, और उसके बाद कोरोना काल, और उसके बाद हमारी अपनी कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियां रही जिसकी वजह से हम लोग रूबरू नहीं मिल पाए। लेकिन अब जब चेयरमैन साहब भारत आ गए हैं और अब परिस्थितियां भी लगभग ठीक हो रही हैं, तो जल्दी ही कानपुर में एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सेमिनार करूंगा जिसमें आप सबको रूबरू देखने की जो इच्छा है वो फलीभूत होगी, वो पूर्ण होगी। और इसी तरीके से इस भारत में एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां पे हम अपनी बातों को कह सकते होंगे, जहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं होगी कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की या यूजीसी की। क्योंकि जब हम किसी बाउंड्री में काम करते हैं तो हमारे बोलने का भी एक दायरा निश्चित होता है कि हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बात कर सकते। लेकिन सोशल रिसर्च फाउंडेशन में जो दायरा है, यहाँ आप फ्री टू लिमिट है, हम अपनी बातों को मर्यादित ढंग से कर सकते हैं। इसी में हमारी संस्कृति और इसी में हमारी सभ्यता दोनों निहित रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा चाहता हूँ। अगली मीटिंग में फिर मिलूंगा, तब इस उद्देश्य के साथ, इस आशा के साथ मिलूंगा कि सीमा जी अभी तक जुड़ रही लोग हमसे सोशल रिसर्च फाउंडेशन के सौभाग्य है कि पूरे देश से जुड़ते रहेंगे और लोग लगातार जुड़ भी रहे हैं। तो मैं अगली बार तमाम विषयों के साथ जुड़ूंगा ताकि आप सब लोग पूरी तैयारी से आए, अपनी बात कर सकें। और हमारी इस बात का एक बात और कि हम किसी नंबर पाने के लिए नहीं, हम तो बेबाकी से अपनी राय रखें ताकि शायद इस समाज के लोग हमसे कुछ सीख सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन के सचिव के रूप में आपको नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। सर